द वर्ल्ड। देन आपके नंबर ऑफ बिजनेसेस जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, उन सारे बिजनेसेस में एक इंक्रीज हो रहा है। So few days back there was a report that restaurant in Delhi had started accepting payment in bitcoins. तो आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप अब उससे रेस्टोरेंट में जाके परचेस कर सकते हैं, यूएस में मूवी टिकट परचेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर कोई भी जना क्रिप्टो करेंसी फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो दे विल नो दैट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. So there are reports which say that cryptocurrency mining consumes 0.6% of global electricity, and that is a very big number considering that this field, cryptocurrency mining, is just a few years old. And most importantly, आपने अगर कुछ दिनों में देखा होगा कि there are talks that soon India will also have its own central bank digital currency, which is CBDC. तो थोड़े टाइम के अंदर हो सकता है कि हमारे पास भी एक हमारा ऑफिशियल डिजिटल रूपी आ जाए. नाउ लीगैलिटी वर्सेस इलीगल वाला डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है इस पूरी फील्ड में. दैट इज एडिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल टू द फायर. बट जितने भी सेशन हम लेते हैं तो हमसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लोग ये पूछते हैं दैट वेदर ऑल दिस इज अ बबल. ये जो वैल्यू ऊपर जा रही है इतनी, ये मतलब इसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं, कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होगी, इसको क्यों इंटरनेट 3.0 कहते हैं, मतलब व्हाई इज इट बीइंग रिगार्डेड एज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी. So what we'll do, we'll answer all the who, what, when, where types of questions. And what is cryptocurrency, उसका legal landscape क्या है, क्या वो taxable है, underlying technology क्या, and who all are investing in cryptocurrency. So there will be some interesting data points. But before I move forward, just to get a sense of our audience, कितने लोगों ने यहाँ पे cryptocurrency में invest किया है कभी? जरूरी नहीं कि आप वो इन्वेस्टमेंट आज होल्ड कर रहे हो, बट आपने अगर सपोज कुछ भी इन्वेस्ट किया हो, उसमें गेन हुआ हो, लॉस हुआ हो, कोई सा भी टोकन, आप अगर चैट बॉक्स पे आप लिख सकें या फिर आप हैंड रेज करके जैसा भी. सो आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड. राकेश गुप्ता जी का आया है. सो राकेश गुप्ता जी ने इन्वेस्ट कर रखा है. एक आई एम श्योर सबने कुछ ना कुछ एक इन्वेस्ट या तो कर रखा होगा, या व्हेन वी स्टार्टेड ऑल दिस क्रिप्टो करेंसी सेशंस, तो हमारे पास जनरली ऑप्शन हम खाली दो रखते थे, यस एंड नो. बट एज आवर सेशंस वेंट ऑन, तो मेरे को हर जगह से एक फीडबैक आता था कि एक थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, जो मैंने इसमें लिखा है. A lot of people said कि हम इन्वेस्ट करना चाहते थे बट हम कर नहीं पाए बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ क्लैरिटी. आधे कई लोगों के मन में था कि इट इज इलीगल. इसमें आई मीन आई टॉक अबाउट दैट, उसमें इलीगल एस्पेक्ट्स जो इन्वेस्टर्स के एप्रीहेंशंस हैं. But a lot of people have actually invested in cryptocurrencies. Now, अगर आप इसमें, if I talk about from where did it start? So 2007, 2008 financial crisis जब हुआ, तो there was a person, I mean a person with a pseudonym of Satoshi Nakamoto. That person published a paper that eliminate the need of a central monetary authority or central bank. कि अगर suppose I want to transfer my money to someone else, then I do not need the presence of a bank. एंड वाई सो, मतलब आप बैंक को क्यों हटाना चाहते हैं? उसके दो रीजन थे. नंबर वन, बैंकिंग सिस्टम की खुद की एक इनहेरेंट कॉस्ट बहुत बड़ी है. एंड नंबर टू, वी ऑल नो कि बैंकिंग सिस्टम भी कई बार इन द पास्ट फेल हो चुका है इन प्रिवेंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स एंड फ्रॉड्स. बट क्वेश्चन इज, वो ट्रस्ट क्यों आएगा लोगों को अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर कोई, बिकॉज इसमें जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, देयर इज नो central authority in the field of cryptocurrencies. So question is, why will people trust each other? And that's what we learn in the underlying technology segment. इसका market cap already $2 trillion से ज्यादा निकल चुका है. If I give you some context, this is much more than the combined market cap of top Indian listed companies. It is equal to market cap of global giants जैसे Google, Microsoft, Apple. वर्ल्ड में खाली 10 से 15 कंट्रीज हैं जिनका पूरा जीडीपी इतना बड़ा होता है. सो वी ऑल नो दैट देयर आर बिग नंबर्स इन्वॉल्वड हियर. एंड अगर कोई टैक्स फील्ड से इंटरेस्ट हो तो दे विल नो कि अगर आप इस $2 ट्रिलियन पे अगर खाली 20% रेट भी लगा दें टैक्स की ग्लोबली, तो $400 बिलियन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड वाइड. बट क्वेश्चन है कि व्हाई आर पीपल विलिंग टू पे सो मच, जो बिकॉज आप क्रिप्टो करेंसी देख नहीं सकते. एंड आई थिंक उसका सबसे closest link up करना चाहे तो it will be with gold, because just like gold is limited in supply, cryptocurrencies are also limited in supply. अब gold की price भी क्या है? I mean today if one person is saying to the other person कि मेरे I will purchase gold 1 kilo gold for say 45 lakhs 50 lakhs, that is the market value. There is no other rocket science involved कि इस gold की market value क्या होगी.
क्रिप्टो करेंसी के जो प्लेयर्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में वन पर्सन इज सेइंग टू अदर पर्सन कि मैं एक बिटकॉइन 50 लाख का खरीद रहा हूँ, तो दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू. यू डोंट नीड एनी अदर रॉकेट साइंस फॉर दैट. As I said, more and more companies are accepting cryptocurrency payments, and that is the main reason why more and more people are coming into this field. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की हमने बात की कई कंट्रीज अब इसको अपना लीगल टेंडर एक्सेप्ट करना चालू कर रही हैं. सेकेंड वेव के टाइम आपने देखा होगा कि इंडिया में क्रिप्टो रिलीफ फंड एस्टैब्लिश हुआ था और उसमें अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज वर डोनेटिंग क्रिप्टो टोकन्स इन दैट फंड. And if I talk about industries, there are multiple industries which have already started exploring business case opportunities like banking and finance, insurance, online music sharing. A very interesting one, जैसे आपको बताऊं, online music sharing में आज की डेट में if there is a music creator and there is a music intermediary, so and if we are the consumers of that music, तो क्या होता है, when the music comes from the creator to us, the creator has to pay some royalty, some commission to that music label. But because of this underlying blockchain technology, which we are going to study in the coming slides, intermediary का role खत्म हो जाएगा. So what people are saying that internet 1.0 was a scenario जहाँ पे unilateral communication हो रहा था. आप इंटरनेट से खाली इंफॉर्मेशन निकालते थे. इंटरनेट 2.0 आया जब आप इंटरनेट के सोशल मीडिया एंड यू वर कोलैबोरेटिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट इंटरनेट. इंटरनेट 3.0 इज जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट. And that is the importance, and that is the revolutionary digital technology, that is blockchain, that we are going to study in the next slides. If I ask you, in countries mein se, what do you think is which country tops the crypto ownership list in terms of percentage of the total population? US, UK, France. You can again send it on chat box या फिर आप मतलब mic on करके अगर आंसर देना चाहें, जैसा भी. US, UK, France, नाइजीरिया, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये लिस्ट ऐसे निकाली है कि हर कॉन्टिनेंट से मेजर इकोनॉमीज आइडेंटिफाई करी हमने एंड वहां से ये नाम निकाले हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. मच. So that's right, India की population ज्यादा है, but in terms of percentage of total population, answer is actually Nigeria. Okay. So I mean, last year, everyone knows कि जब लॉकडाउन का ईयर था तो ग्लोबल एडॉप्शन रेट फॉर क्रिप्टो करेंसीज इंक्रीज बाय 800%, एंड दैट इज अ बिग नंबर. परसेंटेज के टर्म्स में देखिए, कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, टर्की, ये कंट्रीज टॉप कर रही हैं. एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस. some countries are accepting cryptocurrencies more because they are too much dependent on foreign currency. तो अगर क्रिप्टो करेंसी पे मूव कर जाएंगे तो फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी. नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, जो भी सॉर्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहां पे क्या होता है, उनके लोग दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं और वो जब वापस पैसा भेजते हैं तो पैसा कम हो जाता है. सो अगर वो वापस 100 यूनिट्स भेज रहे हैं पैसे की, तो बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी मूवमेंट वो पैसा 100 का रिड्यूस होकर सपोज 98 हो जाता है. बट विद क्रिप्टो करेंसी वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, वो ₹2 बैंकिंग फीस कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही. कई कंट्रीज की इकोनॉमी क्रम्बल हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टू क्रिप्टो टोकन्स. And there are other set of countries जो actually में which are generally very more open to experiment with new technologies. In terms of absolute number, you're right, India की population सबसे ज्यादा है, तो उस लिस्ट में इंडिया जरूर टॉप करता है. And this is actually a place जहाँ पे पिछले कुछ सालों से India is getting benefit because of its population, because the world is recognizing India as a market jurisdiction. और हर फील्ड में, चाहे वो टैक्स फील्ड हो, चाहे वो कंजम्पशन फील्ड हो, India is definitely getting the benefits of that point. If I talk about India, what do you think, which cities have higher growth rates? मतलब मेट्रो सिटीज में ये ज्यादा अडॉप्ट हो रहा है या नॉन मेट्रो सिटीज में? वंस अगेन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप माइक ऑन करके बताना चाहें if that point is available. मेट्रो सिटीज में ज्यादा ग्रोथ हो रही है या नॉन मेट्रो सिटीज में? नॉन मेट्रोज में. One answer is non metros. Sure. Anyone for metro cities? Kiranjan also says it is non metro. So actually that is right, it is the answers, I mean, surprisingly or unsurprisingly, the answer is non metro cities. And crypto platforms have actually reported that they are having excellent growth rates in terms of new user signups from non metros. There was a report कि इसके 2 reason बताए थे. One reason was
One was a sort of a funny reason because they said कि when lockdown happened, a lot of people went to their hometowns. तो सब अपने घरों से जाके जब साइन अप कर रहे थे तो अपने होम टाउन से कर रहे थे और अपने नॉन मेट्रो होम टाउन्स में गए तो वो हुआ. But there was a second one. I don't know whether that's right or wrong, but economical reason ये था that the hunger and the want in non-metro people to have or to look for passive sources of income or for multi-bagger investments is much more than metro cities. Now, as I said, whether that's right or wrong, no one knows, but that was an economical reason which came. In terms of age, undoubtedly, I mean, and I don't think that is surprising. The younger population is outnumbering the elder generations because, of course, this is a new concept, this is new technology, so they are more open to this. In terms of gender, currently the numbers are skewed in favor of males, but the growth rate in terms of female user signups is also very impressive. And there is also an Indian cryptocurrency which is doing very good in the cryptocurrency world. Now on the screen, what I've done, there are 6 unrelated statements which are coming. You have to identify which of these is false. Whether Tesla owning some bitcoins, whether a football player Lionel Messi getting some part of its tokens in PSG's crypto tokens, electricity consumption point, or whether the point that a person donated Shiba Inu tokens. ये एक नाम आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सुना होगा because इसकी वैल्यू almost daily 50 से 100% बढ़ती है Shiba Inu token की. Or a point about a person purchased pizzas by paying 2 bitcoins in 2010, or the fact that you don't have to pay taxes on your crypto gains. क्रिप्टोकरेंसी क्या चीज है? क्रिप्टोकरेंसी तो ये इनमें से वन ऑफ द पॉइंट इज फॉल्स. इसमें कौन सा वाला पॉइंट गलत है? जस्ट टेक अ गेस, मतलब आपको क्या लगता है कौन सा इसमें गलत हो सकता है? F, I think everyone hopes that you don't have to pay tax, but let's see whether that's right or wrong. So actually the correct answer is E, a person purchasing 2 pizzas by paying. But इसमें गलती ये नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुआ. इसमें गलती ये है कि उस पर्सन ने 2 बिटकॉइन नहीं यूज किए थे. उस पर्सन ने यूज किए थे 10,000 बिटकॉइंस इन द ईयर 2010. एंड अगर जिसकी भी मैथ सच्ची है तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए, आज की डेट में 1 बिटकॉइन इज मूविंग ट्रेडिंग अराउंड 50 लाख रुपीस. तो जितना पैसा उनके लिए वो 2 पिज्जाज के लिए लगा, आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज सेल कि पिज्जाज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ बट फॉर फाइनेंशियल हेल्थ आल्सो. नाउ हियर इज एक स्टेप है कि एक्चुअल में आप जब भी पढ़ेंगे या कहीं भी डिस्कशन होगा, पीपल जनरली यूज द टर्म क्रिप्टो करेंसीज, but actually में that is not the most appropriate term to refer to these tokens. ये एक diagram है जो and this diagram takes into account the terminology which has been used by the different countries in official publications. मतलब news media articles के अंदर terms use में वो नहीं, actual में government regulators उन लोगों ने अपनी official publications में क्या term use किया है. And if you'll see, initially Bitcoin term use होता था around 2008 से लेके 2013 तक, because I mean there were no other cryptocurrencies. But धीरे-धीरे 2013 से लेके 2016 तक ये realize होने लगा कि Bitcoin is just one of the cryptocurrencies, and सबके अपने-अपने features हैं. So therefore the expression virtual currency became more popular. आज की डेट में there are other terms also like virtual digital asset, virtual asset, digital currency, crypto asset. But the general consensus is that the term which is most appropriate for this sort of an asset class, it is virtual currency. Now on this slide, with this background, एक पॉइंट है कि हम हमेशा सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आर नॉट वेरी प्रोन. बट द क्वेश्चन इज कि वो what are the concerns, what are the apprehensions of regulators? See, number one point जो regulators को हमेशा खटकता है वो है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा volatile है and therefore it is risky for innocent investors. I mean अगर कोई चीज की वैल्यू आप आज रात को सो रहे हैं, अगर तब वो 100 और सुबह आप जगेंगे अगर वो 80 हो जाए या 30 हो जाए या 40 हो जाए, so I don't think regulators prefer that sort of a investment. Second, cryptocurrencies sort of enter into a field which is reserved, earmarked for governments, financial regulators, central banks. तो उनकी sovereign power के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं. Therefore, governments and regulators generally are not very affectionate towards crypto tokens. Number 3, in the past, what has happened, cryptocurrencies का use
काफी ज्यादा मतलब इट्स अ फैक्ट दैट एट सम पॉइंट इन द इनिशियल डेज इट वाज यूज्ड फॉर illicit activities. I mean कंप्यूटर फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, रैंसम में या फिर कोई भी पैसा एनोनिमस तरह से मूव हो रहा था, तो उसके इस का काफी यूज हो रहा था. And therefore ये एक and therefore this is a black mark which moves along with them. Number 4, in environmental impact. So as I said earlier, cryptocurrency mining consumes 0.6% of global electricity consumption, and therefore countries like India or any other country which are which are not energy surplus, they always have this concern on cryptocurrencies. And number 5th, valuation. This is an interesting one because generally कोई भी चीज आप I mean करेंसी किसी को तब बोलते हैं जब दूसरे प्रोडक्ट्स की वैल्यू उस करेंसी में डिनोट हो. फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे एक लैपटॉप इज वर्थ 1 लाख रुपीस, a mobile phone is worth 1 lakh rupees, तो rupees is the currency, but cryptocurrency क्या है, उसकी वैल्यू खुद ही दूसरी करेंसी में डिनोट होती है. So you say one bitcoin is worth this much dollars, one bitcoin is worth this much rupees, and therefore people say that this has still not reached that level that you can leave it totally open for innocent investors. But at the same time there are many investors who are playing this field, and the question is why. मतलब जब गवर्नमेंट्स को इतना कंसर्न है तो वो इन्वेस्टर्स क्यों आगे बढ़ के इसमें पैसा लगा रहे हैं. नंबर 1 ऑफ कोर्स हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो अगर किसी चीज ने पास में 1000%, 10,000% रिटर्न दिया है, तो पीपल आर पुटिंग मनी एंड पीपल आर थिंकिंग कि ठीक है मैं उतना पैसा लगा देता हूँ जितना मेरा लॉस एपेटाइट है. नंबर 2, because of COVID, what happened, the hunger for alternative investments that soar very high, and उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने alternative investments में डिजिटल तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अक्वायर करने का देखा, तो उसमें क्रिप्टो करेंसीज स्कोर्ड वेरी हाई. और नंबर 3, डिजिटल पुश. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्रिप्टो करेंसी स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसीज की वजह से एंड अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रो ट्रांजैक्शंस पॉसिबल कर सकते हैं. तो ओके, लेट मी आस्क यू, अगर आप एक दिन में आज हम कितने वेब पेजेस व्यू करते हैं ऑन आवर लैपटॉप, ऑन आवर आईपैड और ऑन आवर फोन्स. हम एक दिन में इतने वेब पेजेस व्यू करते हैं, हमें ध्यान भी नहीं है. बट इफ आई आस्क यू कि एक वेब पेज व्यू करने के कितने पैसे देने के लिए आप तैयार हैं, 5 रुपीज, 1 रुपी. तो आई मीन वी हैवंट इवन थॉट ऑफ इट लाइक दैट. बट क्रिप्टो करेंसी स्टेक होल्डर्स क्या कह रहे हैं कि हम बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम एक वेब पेज को व्यू करने का 1 पैसा भी चार्ज कर सकते हैं. वी कैन मोनेटाइज दिस होल फील्ड, एंड I mean that thing is possible today also, but the cost of doing that, the payment gateway fees, etc., just makes that unfeasible. But because of this technology and this cryptocurrencies, they are saying that this will be possible, and this will lead to a monetization of a whole new arena of economy. And number 4, they are saying कि देखो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, if the government and the regulators have a problem, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें. आज की डेट में रोड पे भी, आज रोड पे ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा, एक्सीडेंट जरूर होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक बंद कर देंगे. टॉक रोड, JLN मार्ग, MI रोड, उन पे ट्रैफिक बहुत है तो आप उसको रेगुलेट करते हैं. यू पुट स्पीड लिमिट्स, यू पुट सेफ्टी कंट्रोल, सीट बेल्ट पहनना है. आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं, उसमें लिफ्ट के अंदर भी मिसहैप होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लिफ्ट बंद कर देंगे. आप उसको कंट्रोल करेंगे दैट एक टाइम पे कितने लोग जाएं, एक लिफ्ट कितने टाइम तक ऑपरेट करे फिर बंद हो. सो बेसिकली आप उसको रेगुलेट कर दीजिए. And number 5, people are, as I said earlier, people are saying कि there is no rocket science की इसकी क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, कम है, ज्यादा है. अगर कोई जना उसके इतने रुपए देने को तैयार है, and if other person is willing to sell it at that price, just like gold, that is the simple formula for calculating the market value of an asset, and therefore it qualifies as digital gold. Now we moved with this background, we move to the second bit, understanding the underlying technology. And I'll not go into too in depth about underlying technology because I know that it may not be of interest for everyone, but मैं उसको easy to understand example से खाली एक glimpse दूंगा so that you understand what is the underlying technology which is involved in this field. So number 1, cryptocurrency की as such कोई standard definition नहीं है. But yes, different regulators, different countries जब भी उसको define या explain करने की कोशिश करते हैं, so they use these sort of terms, that it is digital representation of value, distributed ledger technology, generated cryptographically. तो ये कुछ terms है जो आपको हमेशा इस field में पढ़ने को मिलेंगे. So what we'll do, we'll understand the two concepts, distributed ledger technology, that is DLT, and cryptographically. And ये हम इसलिए भी हमारे लिए important है because this will lead us to understand what do you mean by cryptocurrency mining. Now DLT, distributed ledger technology समझने के लिए सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं एक आज का डेट का बैंकिंग सिस्टम. There is a central bank and there are suppose
4 different banks. Now what happens in this setup, central bank will have the details of all transactions of the individual participant banks, but participant banks A B C D के पास क्या होगा, उनके पास details होगा खाली उनके respective transactions का. अब there is nothing wrong in this, but इसमें problem क्या हो सकता है कि theoretically बैंक, अगर कोई भी एक बैंक खराब है इसमें, तो बैंक A can say to bank B that I will lend you 100 rupees, और suppose बैंक A के पास वो पैसा है भी नहीं. Now you will think, you know, this is not possible, but actually these sort of situations have happened in the past. Now what do you mean by distributed ledger technology? What do we do in distributed ledger technology? We just remove the central bank. So there is a complete flow of information between all the respective banks. अब इसमें होता क्या है, that bank A will know all the transactions which are there in the network, bank B will know all the transactions in the network. So इससे बचा क्या, वो जो possibility है वो financial fraud की, financial scam की, which was there in the centralized database, that gets saved. इसका एग्जांपल आप एक और समझ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चैट. आपका आई एम श्योर रोटरी क्लब जयपुर रॉयल का भी शायद एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, कोई भी पर्सन मैसेज भेजते हैं, ऑटोमेटिकली इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द मोबाइल फोन्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट. मतलब किसी को हाँ विजय, यस विजय जी. सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ. कि जैसे आज मान लो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का जो सर्कुलेशन है अभी जैसे प्रेजेंट में लगभग 2 करोड़ करेंसी वो सर्कुलेशन में है, तो मतलब इस सर्कुलेशन में जो 2 करोड़ हैं ये 2 करोड़ ही रहेंगी क्या, या फिर इसको कम ज्यादा भी हो सकती हैं ये कभी? इसके ऊपर एक टोटल लिमिट है 21 मिलियन की है. सो बिटकॉइन के अंदर एक लिमिट है टोटल 21 मिलियन पूरे वर्ल्ड में. सो ओरिजिनल जहां से जिस पर्सन ने स्टार्ट किया उन्होंने एल्गोरिथम ऐसा सेट किया है दैट 21 मिलियन से ज्यादा नहीं आ सकती, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिलेशन टू इट्स वैल्यू. तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था लिमिटेड सप्लाई, इसका सप्लाई इसीलिए लिमिटेड होता है क्योंकि इसका 21 मिलियन से ज्यादा नहीं आ सकते आज की डेट में. दैट इज इनफैक्ट वन मोर रीजन व्हाई क्रिप्टो करेंसी पीपल आर अगेंस्ट सेंट्रल बैंक करेंसीज, बिकॉज वो बोलते हैं आज हमारे पास अगर 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपीज से हम कितनी चीज परचेज कर सकते हैं वो हम नहीं डिसाइड करते, वो डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक. क्योंकि कल अगर उन्होंने 5 नोट और 100 के प्रिंट कर दिए तो हमारे हैंड में जो 100 रुपए का नोट है उसकी परचेजिंग पावर वैल्यू कम हो गई. बिल्कुल, लेकिन इसमें वो लिमिट रहता है. So coming back on this point, इसका एक distributed ledger technology आप समझ सकते हैं, example like you know WhatsApp group chat या फिर अगर कोई Google Docs use करते हैं तो पर्पस क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है ऑन एवरी इंडिविजुअल्स नेटवर्क. नाउ द क्वेश्चन इज ये ऐसे ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है तो कोई भी जना इसमें आके कुछ गलत कर सकता है. यू नो बैंकिंग सिस्टम का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नथिंग रॉन्ग विद द बैंकिंग सिस्टम बट दैट्स जस्ट इजी टू एक्सप्लेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड. इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी क्या है, आई मीन टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज होता है 2 कॉन्सेप्ट्स, पब्लिक की एंड प्राइवेट की. एंड बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपने अगर सिंपल मैसेज भेजा तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे मैसेज में विच इज नॉट रीडेबल, एंड एट द रेसिपिएंट्स एंड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ मैनर विच इज रीडेबल. तो फॉर एग्जांपल 100 अगर कोई लिख के भेजेगा तो क्रिप्टोग्राफिक वर्ल्ड में उसका इंटरप्रिटेशन, उसका रीडिंग ऐसा होगा, एक ऐसा अल्फा न्यूमेरिक कोड. आप एक डिजिट इसमें चेंज कर दें, 101 कर दें तो उसका अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, 1001 कर दें ऐसा हो जाए. एंड माइंड यू ये पूरा भी नहीं है, मतलब पूरा अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन इज मच लॉन्गर देन दिस. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट पर्पस क्या सर्व होता है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म हो जाता है. बिकॉज एवरीवन, सिंस देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, तो लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे पे कैसे आएगा, तब आएगा जब एक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इंश्योर्स कि इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है नेटवर्क में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड, इट कैन नॉट बी प्लेड अराउंड, एंड दैट इज द रोल ऑफ क्रिप्टोग्राफी. I mean, if we have any doctors, then please don't take it as an offense. But you know, generally as a joking sense, people generally say कि when a doctor writes a prescription, so that prescription can be read and interpreted only by the pharmacy store. तो आप जो patient है वो क्या होता है, वो they are just the carriers. So the same concept applies in cryptography. The sender and the recipient, only those 2 persons are able to read what is the message. बीच में कोई भी third party या कुछ भी हुआ, they will not be able to play around with the information. If I give an example how this will work, for example, बैंक A से 100 USD मूव हुए बैंक B पे. अब इस ट्रांजैक्शन में सपोज ये 3 एलिमेंट्स है कि $100 मूव फ्रॉम बैंक A टू बैंक B, एंड इस ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक सिग्नेचर जनरेट हुआ. अब इस ट्रांजैक्शन के साथ अगर कोई भी कुछ छेड़छाड़ करना चाहे, वो बोलना चाहे कि नहीं 100 की जगह $101 मूव हुए, तो अगर उसने चेंज किया तो ये सिग्नेचर मैच नहीं होगा. एंड बिकॉज यू नो दिस सिग्नेचर
was generated for an original transaction of $100. And that's the beauty of cryptography, that it ensures that the information is safe, secure, reliable, and trustworthy. Now, distributed ledger technology, cryptography के बाद हम मूव करें अगर ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन is actually a subset of distributed ledger technology, and as the name suggests, blockchain. So what happens, जैसे हमने बात की क्रिप्टोग्राफी के मेथड की वजह से इंफॉर्मेशन इसमें फ्लो हो रही है, तो जैसे इसमें पीपल सपोज नेटवर्क पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का डेटा है, and there is one chain of network which is the final chain. तो अब कोई भी जना उसमें ऐड कर देगा अगर, तो वो गलत भी है, बिकॉज कोई जना अगर प्ले अराउंड करना चाहे, कोई इल इंटेंशन वाला पर्सन है, तो वो उस पूरी फाइनल चेन को खराब कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस, जैसे ही नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन आती है तो वो एक ब्लॉक में स्टोर होती है, फिर एक ब्लॉक बना, उस ब्लॉक के बाद देयर आर सम पीपल हु आर वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग दोस ट्रांजैक्शंस. Once those transactions and that block is verified or validated, that particular block becomes a verified block, and that block gets added to the existing chain of blocks. So that's why it is called as a blockchain. अब आप पूछेंगे कि कोई लोग ये काम क्यों कर रहे हैं वेरीफाइंग और वैलिडेशन का. So there are two reasons. Number one, there is no central bank. I mean, there is no central authority. अब आप बैंक्स का सेटअप देखें तो आज हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक क्या करता है, हमारा ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है. अब इस सेटअप में तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं. So some people will have to actually come forward and do that task. But the next question is कि वो क्यों करेंगे? Well, they will do it because the network incentivizes them. क्योंकि नेटवर्क बोलते हैं कि अगर, और उनको बोलते हैं माइनर्स, कि अगर आपने ये वेरीफाइंग और वैलिडेशन किया तो आपको हम एक नया क्रिप्टो टोकन देंगे. अब ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, बट पर्सन विल थिंक कि मैं क्यों करूं ऐसा, उस क्रिप्टो टोकन की मेरे पास वैल्यू क्या है. So there comes the question of valuations, because the crypto token which that person will generate by mining, वो क्रिप्टो टोकन जब सेल करेंगे मार्केट में तो इसकी वैल्यू, सपोज आज अगर बिटकॉइन का एग्जांपल है तो 50 लाख रुपीस के आसपास है. एंड माइनिंग पे कॉस्ट खाली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट, नेटवर्क माइनिंग कॉस्ट वो लग रही है. बट अगर वो सक्सेस हो गया तो उनके पास में 50 लाख रुपीस वर्थ एक एसेट आ जाएगी. एंड दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सो, बिकॉज जो एसेट उनको माइनिंग करके मिलने वाला है उसकी मार्केट में वैल्यू इतनी ज्यादा है. सो देयरफॉर मोर एंड मोर पीपल आर विलिंग एंड दे आर इन्वेस्टिंग हेवी रिसोर्सेज इनटू दिस फील्ड ताकि वो क्रिप्टो करेंसी माइन कर पाए. एक और एग्जांपल देखिए तो अगर जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो लीगो ब्लॉक से खेलते हैं, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक लगाते हैं. तो व्हाट हैपेंस, जब सपोज फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर सेकंड ब्लॉक लगाए तो फर्स्ट ब्लॉक बिकम्स फिक्स्ड परमानेंट. वैसा ही है ब्लॉकचेन में, जैसे ही एक नया ब्लॉक आया तो पीछे वाला ब्लॉक बिकम्स परमानेंट इम्यूटेबल, बिकॉज उस ब्लॉक को चेंज करने के लिए, फिर उस ब्लॉक को चेंज करने के लिए नेटवर्क में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. एंड एज वी ऑल नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्रॉड रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजेस. इसका एग्जांपल मैं आपको एक और दूं. इफ यू टेक दिस, देयर आर टू ब्लॉक्स ऑफ डेटा एंड इसमें दोनों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टोर हो रखे हैं. फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 में $10 मूव फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, ब्लॉक 2 में भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं. अब सपोज, एंड बोथ दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय दिस इज अ हैश वैल्यू. तो ये जब भी आप ब्लॉकचेन के, अगर आप बाद में कुछ और पढ़ना चाहेंगे और फर्दर रिसर्च देखेंगे, दिस इज अ कांसेप्ट दैट विल कम. एवरी ब्लॉक हैज अ यूनिक वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड एज अ हैश वैल्यू. नाउ अब आप देखें ब्लॉक 2 में बैंक ए ने बैंक बी को बोला कि आई वांट टू गिव यू $10. विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व्हाट विल हैपन, बैंक ए बैंक बी कैन ऑटोमेटिकली सी कि पिछले ब्लॉक में जाके कि बैंक ए के पास वो $10 एक्चुअल में थे कि नहीं. तो बैंक ए ने देखा कि बैंक बी ने देखा कि देखिए बैंक ए के पास ब्लॉक 1 में $15 आए थे फ्रॉम बैंक डी, एंड देयरफॉर उसकी पॉकेट में 15 रुपीस हैं. So this is the benefit of blockchain technology, that it will make sure that, it will ensure that the probability and possibility of all these, hanky pankies in the financial world, they reduce. In terms of application of this technology, iska blockchain ka link ka association generally crypto world se hota hai, but it is not that it is used only for crypto world. It is very important. आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है that, and in fact they have said this 3-4 years back, in government की official reports हैं जहाँ पे government is actually exploring the uses of blockchain technology in rendering government services. सबसे important है land registries, title verification. We know that there is a lot of procedural inefficiency and redundant procedures which are involved in that title verification thing. Because of this, and there is a pilot project already working on,
because of blockchain technology, all those procedures will become automatic. Insurance, loan issuance, उन सब में ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा. वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बोला दैट दिस इज वन ऑफ द 7 टेक्नोलॉजीज दैट विल रेवोल्यूशनाइज आवर डे टू डे लाइव्स. एंड यू नो उस 7 की लिस्ट में टेक्नोलॉजीज है जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ऑल आवर होम्स आर गेटिंग डिजिटाइज्ड, ऑटोमेटिक, सब चीज मूव हो रही है. ये उस टाइप की टेक्नोलॉजी है. एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन है इसमें, सबसे लास्ट में आप देखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेंट्स. सो लीगल फील्ड के अंदर भी smart contracts are becoming more and more popular. In the field of rent arrangements, some the crypto blockchain stakeholders say कि because of smart contracts and rent क्या होगा कि अगर tenant ने rent नहीं दिया, then the premise will get automatically locked and premise का owner भी वो ताला नहीं खोल सकता. And I'm sure that in our state rent control laws have not been that good. So जो भी हमारी स्टेट के अंदर जो लोग हैं, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रेंट के अंदर इस टाइप का कोई क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट होता है. एंड एट द सेम टाइम अगर टेनेंट ने पैसा दे दिया, रेंट टाइम पे दे दिया, देन द ओनर कैन नॉट ब्लॉक द एक्सेस टू द टेनेंट. द नेक्स्ट वन इज माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. एज आई सेड अर्लियर, माइनिंग जो हमने बात की ब्लॉकचेन में, आई मीन इट इज नॉट फिजिकल माइनिंग, इट इज डिजिटल माइनिंग जो हो रहा है इस प्रोसेस में. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ लोग हैं जो वैलिडेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं ट्रांजैक्शंस का. वो क्यों करते हैं वो हमने पढ़ा, वो हमने समझा. अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे माइनिंग आज की डेट, जब बिटकॉइन, अर्लियर क्रिप्टो करेंसीज फेमस होना स्टार्ट हुए थे, people said that they were able to mine cryptocurrencies on their home laptops and home PCs. आज की डेट में infrastructure has evolved millions of times because इस चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो और लोग माइन करना चाहते हैं, और लोग क्रिप्टो करेंसी ढूंढना चाहते हैं. एंड उसके लिए इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. माइनिंग फार्म्स, मतलब थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ नेटवर्किंग इक्विपमेंट, मॉडेम्स, राउटर्स, वो कंटिन्यूअसली 24/7 वर्क कर रहे हैं. आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे. और ये चीज कहाँ पे ज्यादा होगी? जहाँ पे एनवायरमेंट, नंबर 1 एनवायरमेंट ठंडा है, बिकॉज इसके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है. नंबर 2, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चीप है. नंबर 3, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है. एंड देयरफॉर कंट्रीज लाइक आइसलैंड, माल्टा, उन जगहों पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इतना ज्यादा हो रहा है बिकॉज देयर एनवायरमेंट सूट्स इट. आप कहीं भी जाके देखें, आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे, यू विल बी amazed by the size and the enormity of cryptocurrency mining farms which are there. As I said, electricity इतनी ज्यादा कंज्यूम होती है कि ईरान, एक हॉट कंट्री, उस कंट्री ने अराउंड 4 months के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बैन कर दी थी, बिकॉज गर्मी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत दूसरी जगह थी. एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये क्रिप्टो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है इसका. ना आई एम श्योर आप सब सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमने DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ये सब पढ़ा, बट अगर इतना इजी है तो हर जना क्यों नहीं कर सकता? तो उसका एक लाइव एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें डिफिकल्टी लेवल क्या है. सो इफ आई गिव यू वेरी सिंपल इक्वेशन, 160 प्लस डैश इज इक्वल टू 300, आई एम श्योर अगर एवरीवन विल बी एबल टू इजीली गेस कि इसका आंसर, इस मिसिंग इनपुट का आंसर है 140. एंड वो आप क्यों निकाल पाए? क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स फंक्शंस. तो आपको अगर एडिशन इक्वेशन में मिसिंग लिंक ढूंढना है तो आप इनवर्स फंक्शन लगा दीजिए. आप 300 माइनस 160 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. बट व्हाट इफ आई गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन, डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4. आई वुड हैव अगेन आस्क्ड यू टू पुट द आंसर्स इन चैट बॉक्स, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम मैं आपको थोड़ा फास्ट समझाऊंगा. डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 अगर मैं आपको आंसर दूं, इफ मैं आपको इक्वेशन दूं, I don't think that you will be able to guess the right answer because there can be multiple options in this. 1 2 3 4 लिखने का एक तरीका ये है, 1 into 1 2 3 4. एक तरीका ये है 1 + 1 2 3 3. एक तरीका ये है कि पूरा टेक्सचुअल कर दीजिए 1 2 3 4. एक है कि आप उसको अल्फा न्यूमेरिक कर दीजिए. एंड ये खाली 4 ऑप्शन मैंने दिया. आई एम श्योर you get the message that there are n number of options which are possible in this sort of an equation. But you'll think कि इसका रेलेवेंस माइनिंग से क्या? इसका रेलेवेंस माइनिंग से ये है that mining में भी एक तरह से गेस वर्क इन्वॉल्व होता है, that you have to guess an input. अब वो इनपुट क्या है, वो आप जितने ज्यादा लोग उस फील्ड में, उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे, ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सबकी कम हो जाएगी. एंड क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज ऑफ बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब की वैल्यू इतनी ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करना चाहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट
the probability of success automatically goes down, because this is a contest in which the person who guesses the missing input fastest that wins. अब अगर आप देखें कि इसका डिफिकल्टी लेवल, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, तो बिटकॉइन का हैशिंग एल्गोरिदम जो है, हैश इसमें होता है गेस, कि आपका कितना गेसिंग एल्गोरिदम होना चाहिए. सो दिस इज अ 78 डिजिट नंबर. आपके हैशिंग एल्गोरिदम की कंप्यूटिंग पावर इतनी होगी तब आप एक बिटकॉइन माइन कर पाएंगे. एंड एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपकी हैश रेट होनी चाहिए 142,000 टेरा हैश पर सेकेंड, एंड टेरा में होता है 12 जीरोस. तो आप मैथ्स इजीली लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है. एंड as more and more number of people will start coming, ये possibility of success, probability of success कम होती रहेगी. एंड that's why आज की डेट में अगर कोई माइन करता है क्रिप्टो करेंसी, तो उनको 10 बिटकॉइन भी हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है वो. With this, I want to now touch upon the legal aspects. So globally अगर देखें तो एल सेल्वाडोर एक कंट्री को छोड़ के कहीं पे भी लीगल टेंडर नहीं है, बट एज सच किसी भी कंट्री में ये बिल्कुल बैन भी नहीं है, एक्सेप्ट हर थोड़े दिन में आपको भी अब कोई कंट्रीज का रेगुलेटरी क्रैकडाउन सुनने को मिलेगा, जैसे चाइना का भी थोड़े दिन पहले आपने सुना. बट अदरवाइज हर कंट्री ने अपनी तरह से इसको रेगुलेट कर रखा है. सो कुछ कंट्रीज कहती हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते, सम कंट्रीज से दैट आप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर सकते, कुछ कंट्रीज कहती हैं कि आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते. इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की रेगुलेटरी एंड लीगल रिजीम को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. 2013 से 17 तब इंडिया ने बिल्कुल कॉशियस अप्रोच लिया, एंड अगेन इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई ने कई बार आके बोला इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि लुक, क्रिप्टो करेंसीज हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आप इसमें कुछ भी करेंगे तो आपका लॉस है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिस्की एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस, जैसे वोलेटिलिटी है, हैकिंग है, illicit activities, there is no underlying asset. Then 2017 में गवर्नमेंट ने कमिटी भी सेटअप करी, इट वाज अ हाई पावर्ड कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, उन सब के यहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे मीटिंग्स में. और उस कमिटी का रोल, उस पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द क्रिप्टो करेंसीज एंड कम आउट विद सजेशंस टू द गवर्नमेंट. द सेकंड फेज विल बी 2018 टू 2019, एंड ये फेज इंडिया की क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में थोड़ा सा नेगेटिव फेज रहा, बिकॉज नंबर वन, जब 2018 का बजट आया तो the then finance minister said on the floor of the parliament that the government will ensure and take all the steps to eliminate cryptocurrencies. Second, RBI ने एक सर्कुलर निकाला 2018 में, जहां पे उन्होंने RBI regulated entities को बैन कर दिया from providing banking services to the cryptocurrency field. And this was a major setback for cryptocurrency ecosystem, because क्या हुआ, with immediate effect cryptocurrency platforms उन सबको banking facilities ही नहीं मिल पाई, and we all know banking facility is a lifeline in today's world. तो जैसे उनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिली, क्रिप्टो करेंसी बिजनेस एकदम से कम हो गया. बट कई लोग हैं जो उस टाइम पे करते थे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, दे वर डूइंग प्रॉक्सी सर्वर्स एंड दे वर डूइंग सम they were able to find out ways to do all those things. Then जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी है, उस कमिटी की रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया कि all private cryptocurrencies should be banned, and this came as another major setback. And उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि इसके अंदर imprisonment का punishment होना चाहिए. गवर्नमेंट के पास, एंड माइंड यू, इस टाइम तक गवर्नमेंट के पास कोई डेटा भी नहीं था कि इंडिया के अंदर कितना क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप है, कितना क्रिप्टो करेंसी गेन्स है. सो दिस फेज वाज सॉर्ट ऑफ अ कंजर्वेटरी, और आई मीन सम पीपल से दैट अ नेगेटिव फेज. देन केम 2020 एंड टुडे. फर्स्ट 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊपर वाला जो आरबीआई का सर्कुलर था उसको सेट असाइड किया, एंड उन्होंने बोला कि यस, वी एग्री दैट आरबीआई हैज द पावर टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज, बट आरबीआई ने जो डिसीजन लिया, जो सर्कुलर इशू किया, वो it did not have enough data or evidence to support its view. तो basically आरबीआई के पास डेटा नहीं था, therefore that circular got struck down. Then उसके बाद में क्या हुआ कि earlier this year about budget session के पहले there were again all those media reports कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नया बिल आएगा. एंड जो भी थोड़ा इस फील्ड से इंटरेस्टेड है तो मैं उनको 1 मिनट में बताऊंगा कि बजट सेशन का जब इंडेक्स आया तो उसमें खाली इंडेक्स में एक लाइन लिखी थी क्रिप्टो करेंसी बिल, उस बिल का नाम लिखा था, और उसकी वजह से ह्यूज स्पेकुलेशन स्टार्टेड किया ना इंडिया में, वापस शायद इंडिया एक नया स्टैंड ले ले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर. बट बजट सेशन में कुछ हुआ नहीं, वो बिल आया नहीं, मॉनसून सेशन में नहीं आया. बट एज वी स्टैंड टुडे,
there are fresh reports, and this time very strong reports, the government is likely to come with a new set of draft bill for cryptocurrencies in the winter session, and this time it is likely to propose to compartmentalize virtual currencies on the basis of their use case, कि अगर आप पेमेंट के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, यूटिलिटी के लिए कर रहे हैं, because ultimately आपका taxation हो या legal regime हो, it will depend on how do you characterize a cryptocurrency. And that's the question which I want to ask you also. What do you think is the most appropriate characterization? आपको इसका लीगल, इन सब की लीगल डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है. मतलब व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ मनी और अ करेंसी, और डू यू थिंक इट इज अ सिक्योरिटी, और डू यू थिंक इट्स अ गुड्स, और जस्ट एज एन इंटेंजिबल एसेट? इट कुड बी एनीथिंग. मतलब आपको ये, यू डोंट नीड टू वरी कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है. आज हम जितने सेशंस ले रहे हैं उसमें मनी करेंसी कम आ रहा है, बट goods and intangible asset, a lot of people are saying that it can be goods or intangible assets. And अगर आप इंटरनेशनल भी देखें तो इंटरनेशनल में इंटरनेशनल जो डेटा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उसमें बोला गया एक्चुअली में दैट इट फिट्स विद इन द एम्बिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. एंड कैरेक्टराइजेशन पे अगर मैं आपको वापस बताऊं तो इसका जो सबसे यस, एक देयर इज अ हैंड रेज्ड, कमल गुलाटी जी. हेलो, आई एम नॉट एबल टू हियर कमल गुलाटी जी, सो मे बी वी कैन. कमल जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए गुलाटी साहब. चलो, नहीं सर, मेरे को अभी कुछ नहीं पूछना. ओके, तो बाय द वे बटन दब गया. ओके, थैंक यू. So characterization में there is this debate that whether it is a means of payment, intangible asset, commodity, money. Every aspect of this characterization debate has got its own pros and cons. And as I said earlier, characterization से ही determine होगा कि इसका tax implication कैसे निकलेगा. If we talk about currency, there are 4 elements, because आप क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के एम्बिट में डालेंगे कि नहीं वो डिपेंड करेगा ऑन 4 एट्रीब्यूट्स पे. आज जैसे हम नॉर्मल हमारा इंडियन रुपी को करेंसी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट सैटिस्फाइज 4 बेसिक एलिमेंट्स. नंबर 1, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. आज आप किसी भी इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लीजिए, उसमें लिखा रहता है इट इज ड्रॉन अप इन INR. नंबर 2, स्टोर ऑफ वैल्यू. गोल्ड, तो स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आपने, सपोज इफ यू आर वर्किंग समवेयर एंड इफ यू आर गेटिंग रेम्यूनरेशन इन से 500 रुपीज, वो 500 रुपीज आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है विच यू हैव प्रोवाइडेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब आप इस 500 को आप 500 रुपीज में रखिए, या रियल एस्टेट में रखिए, गोल्ड में रखिए, स्टॉक्स में रखिए, ऑल दोज आर स्टोर ऑफ वैल्यू. थर्ड इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज. आज INR के साथ आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि मैंने फोन खरीदा, टीवी खरीदा, कार खरीदी. क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं. एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल टेंडर, कि मतलब गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है टू ऑनर दैट ऑब्लिगेशन. इफ यू टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होते भी हैं और नहीं भी होते. And that is why this debate of where it is unlikely that it will fall within the ambit of currency. The question is whether it will fall within the ambit of commodity or not. Time will only tell. But interestingly, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैंने आपको बताया पहले, उस जजमेंट में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि उसमें RBI ने भी बोला था कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट मनी, एंड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स ने भी बोला था कि वी से दैट दिस इज नॉट मनी. ऑफ कोर्स उन्होंने बोला था कि दिस इज नॉट मनी because they wanted to come out of the purview of RBI's jurisdiction. But Supreme Court ने बोला कि नहीं, it is not possible to accept the contention that virtual currencies can never be regarded as real money. And वो क्यों बोला? क्योंकि कई elements, कई attributes of money are satisfied by cryptocurrencies. आज आप उसको, आज ज्यादातर लोग आज जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन 4 एट्रीब्यूट्स में से स्टोर ऑफ वैल्यू वाला एट्रीब्यूट ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग इट एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट. बट there are number of people who are transacting in cryptocurrencies, therefore they are using it as a means of exchange also. And with time, with with the passage of time, transactions, commodities, products, services, they will be denominated in terms of cryptocurrencies. Tomorrow अगर हम कोई legal opinion दे, हमारे पास कोई client आए कि we will be giving you legal fees in cryptocurrencies, maybe we'll accept it. हो सकता है आपके क्लब में भी आप बोल दें कि हमारी क्लब फीस अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में पे कर रहे हैं तो क्लब विल एक्सेप्ट इट एंड मे बी गिव 5% डिस्काउंट आल्सो. अगर वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो आई एम श्योर क्लब रोटरी विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेबल इवेंट्स, so I'll maybe, so there are actually 2 sets of taxable events, let me put it this way. एक है जब क्रिप्टो करेंसी क्रिएट होती है और एक होती है जब क्रिप्टो करेंसी का सेल हो रहा है. क्रिएशन वाले जो इवेंट्स हैं वो है माइनिंग, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और एयर ड्रॉप्स.
बट ये माइनिंग है जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को आप एक मोस्ट नियर बाय एग्जांपल वुड बी आईपीओ। एयर ड्रॉप इज समथिंग जब आप किसी सेलिब्रिटी को नया क्रिप्टो टोकन इश्यू हो रहा है, एंड क्यों कर रहे हैं, ताकि वो उस क्रिप्टो टोकन के बारे में अवेयरनेस जनरेट हो पाए। बट आई थिंक नॉर्मल पर्सन के लिए क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी वाले जो इवेंट्स हैं वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं होंगे। Therefore, I'll not spend too much time on that. But if anyone wants me to spend time on that, also do let me know. So I'll touch upon the secondary sale of cryptocurrency. So आज अगर आपने एक बिटकॉइन परचेज किया, एक इथेरियम परचेज किया, आप उसको सेल कर रहे हो, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, या फिर आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, सपोज आप उससे एक फोन परचेज कर रहे हैं, सो देयर इज अ टैक्सेबल इवेंट विच इज अराइजिंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग बिट क्या है, इनकम टैक्स ट्रीटमेंट में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई ऑफिशियल गाइडेंस नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के गेन्स की टैक्सेशन कैसे होगी। Yes, the government has said again and again that crypto gains will be taxable under the relevant head, etc., etc. But जो टैक्स फील्ड से हैं वो जानते हैं कि हेड ऑफ इनकम टैक्स में कितना इंपॉर्टेंट है, that whether it is business income, capital gains, income from other sources, because head of income will determine number 1 the tax rate, number 2 the manner of computation, number 3 how you calculate your taxable income. There is no official data on crypto earnings of Indians, तो आज की डेट में ऑफिशियल डेटा भी नहीं है कि इंडिया में कितना क्रिप्टो गेन्स है। And I think that's why आपका आज as on date क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो गेन्स हैं उसके इनकम टैक्स implications we'll have to evaluate basis the existing taxation principles. तो on the slide मैंने क्या किया, different types of taxable events के हिसाब से tax treatment लिखा है। But as I said earlier, mining, initial coin offering and airdrop ऐसे हैं जो शायद which may not be relevant for the common person. But if anyone wants, I'll be more than happy to deal with that. Secondary sale की बात करें, सो इन ब्रीफ अगर मैं बताऊं तो आप इट विल अगेन डिपेंड कि आपके पास वो जो क्रिप्टो टोकन है वो आपने परचेज किया है या आपको माइनिंग से मिला है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि जनरल नॉर्मल पर्संस के पास वो परचेज वाला होगा कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके वो टोकन परचेज कर रहे हैं। उस केस में व्हेन यू आर सेलिंग दैट क्रिप्टो टोकन, आपके हेड में क्वेश्चन होगा दैट वेदर इट इज बिजनेस इनकम वर्सेस कैपिटल गेन्स। एक और क्वेश्चन होगा अदर सोर्सेज, बट मेजर क्वेश्चन होगा बिजनेस इनकम वर्सेस कैपिटल गेन्स का। एंड एज ऑन डेट, आई मीन दिस रूल इज सब्जेक्ट टू चेंज एनी डे, but as on date you'll have to I think adopt the same principles जो apply होते थे जब shares का sale होता था, because and there has been a lot of jurisprudence कि अगर किसी person ने share trading की है, shares में purchase sale किया है, तो वो उनका business है या as an investment purchase sale किया है। तो those sort of principles will apply, and factors will be कि कितना volume of transactions है, कितना frequency है, whether आपने लोन लेके ट्रांजैक्शन किया है क्या, आपके पास डिफरेंट सेपरेट ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। But that determination will be very important, and let me tell you, this is a question which is actually not something which will arise in future. This has started arising to people, and it is very easy to calculate because a lot of normal people started entering crypto world last year. कई लोग हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू किए, कई लोग हैं जिनके पास पहले से इन्वेस्टमेंट्स थे, उन्होंने लास्ट ईयर हाई वैल्यू होते ही बेच दिए, तो उनके गेन्स को रिपोर्ट करने का टाइम अब आ चुका है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि वो गेन्स हम कैसे रिपोर्ट करें, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस व्हिच गोज इन कि वो गेन्स को आप रिपोर्ट करना है नहीं करना, कैसे करना है। अगर कोई पर्सन फॉरेन रेजिडेंट है, फॉरेन रेजिडेंट मतलब फॉरेन सिटीजन नहीं, बट अगर आपके फैमिली में कोई है जो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो गए, तो उनके लिए क्या होगा। अगर कोई आप इंडियन और आपने कोई फॉरेन प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो टोकन होल्ड कर रखा है, तो आपको शेड्यूल एफए फाइल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। एंड आज की डेट में डिस्क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक गलत डिस्क्लोजर देयर इज अ वेकेशन ऑफ अ फ्यू मंथ्स इन जेल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा हो गया। एंड लास्ट इज, अगर आपने एक्सचेंज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टोकन परचेज किया था आज से 10 years बैक 1000 रुपीज का, आज उसकी वैल्यू सपोज 50,000 हो गई, आप उसको 50,000 में सेल नहीं कर रहे, यू आर यूजिंग इट टू परचेज अ फोन। तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो 49,000 का गेन्स है जो आपको आज हो रहा है, today will be the event, today will be the time when you have actually earned that, you have realized those 49,000 of gains, तो वो टैक्स बनेगा। फॉर द सेलर आई थिंक वो तो एकदम सिंपल है, उनके लिए आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करें, रुपीज में पेमेंट करिए, उनके लिए तो बिजनेस इनकम हो जाएगी। देयर आर 2 other implications also, but I think that they are more for the platforms जैसे cryptocurrency wallets, cryptocurrency exchanges, जैसे equalization levy of 2%, a TDS on sale of goods, but they are more from the perspective of crypto platforms, so we can ignore that for the purpose of today's discussion. Concluding thoughts, very simple,
India mein, if I talk about at the global level, number one, governments will have to come out with clear guidelines, clear regulations, and India included, that whether this is banned or whether this is something which is to be banned or it is something that which can survive with a pure regulation only. Secondly, clear guidelines, regulations, rules will have to be brought out in terms of uh, valuation, legal aspects, tax implications. Because if India is becoming a country which is leading the crypto ownership and usage statistics, then I think it is very much important for the government to come up with these sort of guidelines. Because if this is not done, then innocent investors will definitely, unfortunately, but they will end up losing a lot of money. As I said earlier, India का own official digital rupee आने की बात बहुत ज़्यादा active stages पे चल रही है. So don't be surprised that in future we end up having our official digital rupee. And what I mean by that, people sometimes ask कि आज हमारा बैंक में जो पैसा है वो भी तो digital है. No, that is digital, but when the first rupee came out of central bank, वो paper currency में बना, but then it again went back to the bank. Official digital rupee में paper print ही नहीं होगा. And I think last one, in all these sessions, people have always asked कि हम कौन सी cryptocurrency में invest करें, कौन सा, whether we should buy it, what is the right time. So I think, I mean, there are investment advisors for that purpose. I'm not the most, I won't be the best suited person to give investment advice, but there are 2 points which I can say. Number one, if anyone is looking to put just a few thousand rupees or just doing it for, hobby or as a fun, तब आप कोई भी token उठा लीजिए, it will not make much a difference because you are doing it just for fun. But if anyone is doing it seriously and putting in some decent sums of money, then I think only 2 principles they should keep in mind. Number one, there are more than thousands of cryptocurrencies today. And as cryptocurrency stakeholders have always said, everyone wants to identify which is the next Bitcoin. But in that activity, what they find out is that majority of the crypto tokens are actually shit coins. तो आप उसमें पैसा डाल के lose मत करिए, because there are some tokens which will outperform others. और वो कौन से tokens होंगे जिनका actual में कोई use case हो. And there are actually, let me be honest, there are actually tokens which have got some business use case. So it is possible that those crypto tokens will outperform the other crypto tokens in terms of future valuations, investment returns. And I think second point is, this field is very volatile. So if anyone wants to invest in this, they should do it only if they have a decent stomach or appetite for loss. Because in this field, things can go for a toss any day. As I said earlier, आप रात को 100 rupees लगा के सोएंगे, सुबह आपको वो 70 मिल सकता है. So these are the 2 basic principles to be followed if someone has decided to put in some decent sums of money. This is from my side. Thank you for patient listening and your valuable time. I hope I've been able to give you a good glimpse of cryptocurrency ecosystem, the legal aspects, the tax implication, background, इतना hype क्यों है, इसका क्या term इसको सही use करना चाहिए जो हम बोले, ये सब चीजें. I hope that I've been able to give you a good glimpse. Thank you once again. Thank you, Rajesh Saab. It was really a very rich session, and definitely it is a new topic, almost new dimension in our life or in our generation, that people actually have to have hands-on with this cryptocurrency to know more about it. And I request the audience, if there is any question, you may come. There is a comment from Vidit Ajmera ji, that very, very knowledgeable session. Thank you, Vidit ji. If there is any question, please, you can unmute yourself and ask the question. Sir, good evening, sir. This is Seshu Jagannath, President, Madras Northeast Club from Chennai. Great. Am I audible? Yeah. Yeah. The class was awesome because I'm a good investor in cryptocurrency. I could enjoy the class. Thank you very much, our guru, crypto guru, and thanks for the particular club who has hosted this program. And it's been awesome. I saw that at 8:05. Luckily, at the 11th hour, I joined and I thoroughly enjoyed it for the last 1 hour. And it was mind-blowing program. And really, we should regularly conduct this because this is the future. Next 5 years, cryptocurrency turnover is going to be $42 trillion, not 1 or 2. So whoever invests can make good money.
And we should, as he rightly said, we should see the currency properly, whether it is traded in exchanges and whether currency is properly done. A few things are there that needs to be seen and invested. At the outset, I thank the club which has hosted this program. Thank you very much. This is Seshu Jagannath from Madras. Thank you. Thank you, Seshu. Are you a Rotarian? Yes, sir. Madras Northeast. Current year president, sir. I am current year president. Which club? Madras Northeast Club, Chennai. Great. District Great. 2-3. Welcome. ये खत्री जी वो मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हूँ ना, वी Bangalore. रोटेरियन और हाँ Yeah, yeah. उसमें मतलब वर्ल्ड के भी रोटेरियंस हैं Great. और इंडिया के भी सब जगह के हैं, तो मैंने उसमें पोस्ट किया था वहां से ये जॉइंट है. That's Yeah, from the All India was group. really I nice. thank you once again. Thank you, sir. Any other question or any other opinion? जो सवाल पूछना था वो Sir, तो पहले उन्होंने कह दिया may I put a question, sir? कि भाई कहाँ खरीदे. Sure, तो sure. Vidit is there. Yes. First of all, sir, many thanks, Harish sir, for this lovely session. Like, I just came in from office and I just couldn't stop myself from gluing this to entire session. And thank you so very much, Mr. Raghav. Indeed, it's a very knowledgeable session, and I must congratulate you and thank you that it's a very complex subject, because blockchain and cryptocurrency, though they are very like fancy terms, but explaining them is a lot more difficult than understanding it. So you did a remarkable job. So many concepts were cleared. But one question I have here, if you could please explain me, that the more we try to understand these concepts of cryptocurrency and blockchains, now at times an element of confusion always creeps in. So can you recommend any journal or any book where like that can explain, though you have explained many things, which we can refer to in case any confusion arises in future? So thank you for the appreciation, but unfortunately there is no single source जहाँ पे आपको information मिलेगी. And in fact I'll not even advise, अगर आपको कोई single source of information जहाँ पे ये मिले तो उसको आप just follow, don't even follow a single source, and I'll tell you why. Because there are whenever anyone is explaining this concept of cryptocurrencies, there is you will find in some sense or the other there is an element of they will have an element of biasness towards a particular token. And why they will have, I don't need to tell, because there may be some back-end benefits which may be flowing. They may be promoting a particular token, etc. But the best sources would be online reading generally, and maybe today YouTube learning is a very important source. Those two places. And there are, if you want to understand about the concepts of blockchain and blockchain technology, there are 2-3 things which you can read. There are actually, Government of India has come out with India reports that India's future strategy towards blockchain. There was the IMC Interministerial Committee report which I said. So unme kya hoga aapko, of course they are from government's perspective, so you may feel that it is talking more from the perspective of government, but उसमें आपको एक पूरा समराइज्ड वर्जन में मिल जाएगा, जैसे आपको डिफरेंट कंट्रीज का रिजीम, ब्लॉकचेन क्या होता है, किस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को कितना रेगुलेट कर रखा है. एंड देन आई थिंक थर्ड कुड बी, these two sources will be very important, and third would be some expert articles when they write. I think these 3 sources could be helpful, and so at least we'll get a direction on what all to read and at least what all to eliminate. All right, so this article will be available on RBI website, the way forward. You'll online आप देखेंगे, आप रिसर्च करेंगे, नीति आयोग के पब्लिकेशंस हैं, आपको नीति आयोग के पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का पब्लिकेशन है, उसके बाद आपको आईएमसी रिपोर्ट मिल जाएगा. मतलब जनरल ऑनलाइन जनरल गूगल सर्च पे यू विल बी एबल टू फाइंड दोस रिपोर्ट्स, एंड दे मे बी अ लिटिल बिट डेटेड, बट एट लीस्ट यू विल गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट. एंड उसके बाद आई एम श्योर ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल, यू विल हैव मोर एंड मोर रेलेवेंट क्वेश्चंस, जो आप फिर ऑटोमेटिकली उससे आगे पढ़ने मोर रिसर्च तक पहुंच जाएंगे. Thank you so much, sir. Thank you so very much, sir. विपिन बैल साहब का हाथ खड़ा है. विपिन जी. Thank you for a wonderful session, राघव जी. Thank you. Thank you. मैं डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी बैंकर्स भी हमारे साथ हैं यहाँ पे. If we talk about mutual funds shares, तो स्पीकर जो हैं डायरेक्टली किसी भी ऑब्वियसली किसी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं बोल सकते, बट एट द बैक एंड द ऑडियंस जो अभी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है,
can they discuss with Raghav individually, one-to-one, and take professional guidance? Hello. Sorry. Was that for me? Yes, Raghav, आपके लिए था. हाँ. तो पहले तो मैंने शुक्रिया किया आपका. हाँ नहीं तो मेरे को दैट ऑडियंस, जैसे हम लोग अभी आपने तो इसको इस पूरे प्लेटफॉर्म की तरह समझाया. यू कैन नॉट ऑब्वियसली डिस्कस एनी पर्टिकुलर करेंसी और एनी पर्टिकुलर I mean token in individual capacity, बट अगर हम इंडिविजुअली आपसे डिस्कस करना चाहें तो आप डिस्कस कर पाएंगे? हाँ, डिस्कस कर सकते हैं. ओनली थिंग that will have to be seen कि अगर वो क्वेश्चन is something on which I would be an expert, so if that question will be कि प्योरली इन्वेस्टमेंट एडवाइस, तो मैं अपना खाली जितना मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च और मैं इस टॉपिक पे तब पढ़ रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ वो एडवाइस बता सकता हूँ. अगर कोई लीगल टैक्स इम्प्लीकेशन होगा तब तो मोर देन हैप्पी दैट वी विल बी एबल टू असिस्ट, क्योंकि हम कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ बिग स्टेक इन्वेस्टर्स उनको हेल्प करते ही हैं. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट. थैंक यू Raghav. नाइस सेशन, वंडरफुल सेशन, बहुत बढ़िया. जैन साहब, हरीश खत्री जी, वेल डन. Thank you, Vipin ji. Any other question? सर एक क्वेश्चन सर हरीश सर आपसे. सर ये रोटरी की फीस क्रिप्टो करेंसी में कब हो रही है? ये तो अभी जल्दी हो जाएगी. अभी राघव सर, अभी रिसेंटली जयपुर में पेपर में एक फुल पेज का ऐड था कि आप क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट करें. उसकी ऐप है, उसमें आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट. वो क्या है? नहीं, तो देखिए दो चीज है. इन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत प्लेटफॉर्म्स है और वो प्रमोट ये करते हैं कि आप 50 रुपीज 100, जैसे बिटकॉइन अगर 48 लाख 50 लाख रुपीस का है, तो कोई भी जना इतनी इजीली इतना बड़ा अमाउंट नहीं निकाल सकता. तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो यही प्रमोट करते हैं कि आप 50 रुपीज 100 रुपीज परचेज वर्थ ऑफ टोकन परचेज कर लीजिए. एंड यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप एक इन्फ्लेशन हेज बना के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए. तो वो इन्वेस्टमेंट तो आप कितने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वो कर सकते हैं. आई थिंक अगर जो ऑडियंस में से क्वेश्चन है कि आपकी फीस के ऊपर, रोटरी की मेंबरशिप फीस के ऊपर, आई डोंट नो, अगर मतलब इफ रोटरी इज ओके एंड आई थिंक अगर ऐसा कोई टोकन हुआ जो मल्टीपल रिटर्न्स देगा, आई एम श्योर ऑल द क्लब्स विल ओनली बेनिफिट. नहीं, जब इंडिया में वो बैन है नहीं, सो सर बैन नहीं है, सो दैट्स द पॉइंट. मतलब लीगल नहीं है इंडिया में. हाँ, तो देयर इज अ पॉइंट दैट इट इज, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैन है, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में लीगल नहीं है. इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है. लीगल टेंडर मतलब कि जो आज हमारे पास 100 रुपए का नोट है जो गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी इशू हुई है, ये वो नहीं है. तो जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं वो बोलते हैं कि हम तो खाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. आज आप गोल्ड भी परचेज कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं. तो आज की डेट में इसका जो यूज हो रहा है वो एज एन इन्वेस्टमेंट हो रहा है सबसे ज्यादा. और इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी का जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये है, जिसका पैसा है वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है अपना इन देयर इन देयर sane mind and out of any without any coercion etc. तो आज की डेट में तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह यूज हो रहा है. yes, there are people who are accepting payments. तो आज की डेट में अगर कोई पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहे इन क्रिप्टो करेंसी तो मना ही नहीं है, बट आप किसी को ऑब्लिगेट नहीं कर सकते. आज जैसे अगर आपने किसी को गुड सप्लाई के 100 रुपीज के और उसने आपको 100 रुपीज के INR दिया, इंडियन रुपीज, तो वो पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बिकॉज लीगल टेंडर का मीनिंग ये है कि वो लीगल वो कंसिडरेशन का काम कर जाता है. यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर किसी को इन्वेस्ट करना है और अगर कोई दो पर्सन एक्सेप्ट कर, आज की डेट में आप सपोज मैंने अपनी सर्विसेज किसी को दी, लीगल ओपिनियन दिया किसी को, एंड दैट पर्सन कम्स टू मी एंड वो मेरे को गोल्ड में फीस देना चाहते हैं, देयर इज नो स्टॉपेज ऑन मी. मैं एक्सेप्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. वैसे ही क्रिप्टो में अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे ऊपर है, बट दैट्स अ वेरी, वो फिर पॉलिसी लेवल बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है एंड नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट पेमेंट इन समथिंग जिसकी वैल्यू लेते टाइम तो 100 रही और लेते वापस से अगले सुबह आप जगह तो वो 90 रुपीज हो गई. दैट इज अ कैच. नहीं, लीगल टेंडर होना ना होना, अब जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है कि साहब मैं तो अफीम खरीद के रख ली, बट आई कैन नॉट होल्ड इट, है ना, क्योंकि वो तो लीगल नहीं है. वो ऑफेंस है क्योंकि उसको होल्ड नहीं कर सकते. आज की डेट में इंडिया में, सो मैं जो ड्राफ्ट लॉ बता रहा था,
आज की डेट में इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बोलता है कि क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना बैंड है। वो जो मैं ड्राफ्ट लॉ बता रहा था कि 2000 वो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट आई थी और अब आज की, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करेंगे तो आप वो ऑफेंस है, और उस लॉ के आने वाली डेट तक अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो पर्टिकुलर टाइम में आपको वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। बट वो लॉ खाली ड्राफ्ट स्टेज पे ही रहा, वो लॉ आया ही नहीं। अब विंटर सेशन में जो बात चल रही है वो डिपेंड करेगा कि उस लॉ में क्या लिखते हैं। क्या ये लिखते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड नहीं कर सकते, या फिर ये लिखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आप होल्ड कर सकते हैं XYZ रीजन के लिए। तो ये एक इसमें डाइकोटॉमी है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल हो गया। बट आपका आपने पॉइंट एकदम, हाँ आपने पॉइंट एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन है व्हिच इज वेरी रेलेवेंट, जो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव दिस क्वेश्चन। Can I add value to it, sir? Yeah, sure. Yeah, this is Seshu Jagannath again. RBI is coming up with a digital coin in the month of December, January. हर साल क्या होता है ना, according to the liquidity we'll be issuing notes. लेकिन इस साल से क्या है ना, RBI is coming up with a digital coin. Maybe January onwards it will be open to India instead of currency, and will be the last generation to see the currency. Maybe 4-5 साल में entire physical currency will vanish, like it happened in demonetization, no? Like that it will go off. Then probably we can start accepting even our own membership fees in home currency. We'll get our own domestic Indian currency will come in the form of a coins that will start being issued from December or January this year. Before that, in winter parliament also bill pass ho jayega by all means, and we can see a lot of good things happening in cryptocurrency. Thank you. Good input, Seshu. Very good. Thank you. So I think it's a really it was a wonderful session. I request PC Jansab to say a word of thanks. Thank you, Harish. Thank you, Raghav sir. Really, it is a very wonderful session, and this is, I think, the first time when I've forgotten the time. How much time has been passed? नॉर्मली तो वेबिनार वगैरह में ठीक है, बीच में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कुछ गप्पे लगा रहे हैं, या बीच में मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो स्टार्ट टू फिनिश इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मतलब कब टाइम शुरू और कब खत्म हो गया। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग ऑल्सो। बहुत बढ़िया सेशन है। मैं समझता हूँ कि हरीश जी एक बार इसको और ट्राई करें और अब की बार इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की इवेंट बनाकर और डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से इसको कराइए, तो आई थिंक कि बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द रोटरी क्लब जयपुर रॉयल, हरीश खत्री जी एंड द होल टीम, I wholeheartedly thank you very much, Raghav sir, for enlightening us on a very relevant and new topic. I think that is the I have attended the first time such a detailed deliberation on this cryptocurrency. So thank you very much, and thanks to all the participants from all the corners of the country who have joined on a short notice request of the Rotary Club Jaipur. So thank you everyone, and good night, goodbye. Thank you very much, and thank you Raghav sahab. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you, sir.